नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है जिस हिंदी के जाने माने साहित्यकार आर.के. श्रीवास्तव इन्होंने लिखा है। आर.के. श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है नीलमणि। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहानी को ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से आर.के. श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देते हुए हम कहानी नीलमणि शुरू करते हैं। यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ मनुष्य को सुख और दुख मिलते हैं, लेकिन आदिकाल से ही मनुष्य सुख की तलाश में लगा हुआ है। माता पिता और घर के बड़े लोग भी बच्चों को सुख कैसे मिलेगा उसे प्राप्त करने और भोगने के तरीके समझाने में अपना फर्ज समझते हैं। और ये बात तो संतान पर निर्भर है कि वह माँ बाप के सिखाए पर चलता है या फिर अपना मार्ग चुनता है। संसार में प्रायः उन्हें ही ज़्यादा दुख मिलता है जो अपने बड़ों की अवहेलना करके कोई कार्य करते हैं। नीलमणि भी सुख चाहती थी। उसने सुख की चाह में ऐसा काम किया था जिसे भूल कहना चाहिए, और उस भूल ने उसे कहीं का न रखा। नीलमणि का जन्म कर्मकांडी किंतु गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की कुल 7 संतानों में से छठी संतान थी। उससे बड़ी 5 बहनें थी और छोटा एक भाई था। पंडित पंडिताइन को पुत्र की बड़ी अभिलाषा थी, जो पूरी भी हुई, किंतु वे पुत्र का सुख ज्यादा समय तक ले न सके। 2 बरस के अंतराल से पहले पंडित जी फिर पंडिताइन परम धाम को प्रस्थान कर गए। नीलमणि की सबसे बड़ी बहन कावेरी का ब्याह हो चुका था। उसी ने अपने भाई बहनों के पालन पोषण तथा शादी ब्याह किया। हालांकि उसका ससुराल संपन्न नहीं था, यजमानों से प्राप्त दान दक्षिणा से ही गुजर बसर होता था, लेकिन कावेरी तथा उसके पति का हृदय विशाल था। उदारता उनके स्वभाव में थी। उन्हें मात्र पितृ विहीन बच्चों से प्रेम और सहानुभूति थी, इसलिए 6 बच्चों का पालन पोषण उन्हें भार नहीं लगा। उन दिनों लड़कियां 14-15 की होते ही सयानी मान ली जाती थी। सयानी होते ही उनके हाथ पीले कर देने की परंपरा थी। नीलमणि की बड़ी दीदी कावेरी को अपने बच्चों के अलावा 5 बहनों को विदा करना था। उसने जैसे तैसे 4 बहनों को विदा कर दिया था। अब सबसे छोटी नीलमणि ही ब्याह करने को शेष थी। वह 16 की हो गई, तब जाकर उसका रिश्ता तय हुआ। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब नीलमणि कटघोरा से विदा होकर अपने ससुराल चंदनपुर आ गई। नीलमणि के ससुराल में कुल 3 ही प्राणी थे। एक उसका पति चंद्रिका प्रसाद, जिनके परचून की छोटी सी दुकान थी। इसके अतिरिक्त वे यजमानी कथा पूजा का भी कार्य करते थे। इनसे गुजारे लायक आमदनी हो जाती थी। दूसरे ललिता प्रसाद, जो चंद्रिका प्रसाद से छोटे थे और पढ़ रहे थे। तीसरी नीलमणि की सास सोमवती, वह अधेड़ावस्था को प्राप्त दबंग महिला थी, जिसने पति की असमय मौत के बाद बड़े ही जतन से अपने बच्चों का लालन पालन किया था। उसकी सास सेठ बनवारी लाल के घर में भोजन पकाने का कार्य करती थी। सेठ जी की पत्नी उनसे भी अधिक धार्मिक, उदार और दयालु थी। वे भी सोमवती की जब तब सहायता कर ही देती थी। इसी वजह से सोमवती को अपने बच्चों के पालन पोषण में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। घर में बहू के आ जाने से सोमवती को घर की फिक्र करने से छुट्टी मिली। नीलमणि ने भी उन्हें निराश नहीं किया। जल्दी ही गृहस्थी संभाल ली। शादी को 1 साल पूरा होते होते नीलमणि के पांव भारी हो गए। सुनकर सोमवती के खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने नए मेहमान के स्वागत की सारी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली। समय आने पर नीलमणि ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर परिवार की परंपरा तथा आर्थिक हैसियत के अनुसार उत्सव मनाया गया। बच्चे का नाम श्याम सुंदर रखा गया। चंद्रिका प्रसाद पितृ पद प्राप्त करने के बाद और भी ज्यादा जिम्मेदार हो गए। उनकी आय का मुख्य स्रोत यजमानी ही था। परचून की दुकान से तो नाम मात्र को ही आय होती थी। जो भी होती वह ललिता प्रसाद की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाती। यह थोड़े से दिन नीलमणि के सुख के थे, जब न उसे खाने पहनने का दुख था और न ही किसी बात की फिक्र ही थी। एक रोज चंद्रिका प्रसाद बरसात में भीग कर घर लौटे। भीगने के वजह से उन्हें बुखार और सर्दी खांसी हो गई।
पहले उनका घरेलू इलाज ही किया गया। सिकाई मालिश वगैरह से मर्ज ठीक न हुआ, तब वैद्य जी को दिखाया गया। चंद्रिका प्रसाद ने अगले कुछ दिनों तक उनकी दी हुई बूटी, चूर्ण, आसव आदि का सेवन किया। इनसे भी न तो खांसी ठीक हुई और न ही बुखार उतरा। तब आखिर में उन्हें डॉक्टर साहब को भी दिखाया गया। उन दिनों चंदनपुर में एक ही डॉक्टर साहब थे जो सरकारी अस्पताल में पदस्थ थे। मर्ज पुराना हो चुका था, मरीज की हालत ठीक नहीं थी, अतः दवा इंजेक्शन देने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूरी थी। आखिर में डॉक्टर साहब ने सोमवती से कहा कि मुझे आपके लड़के में तपेदिक टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप इसे बिलासपुर के बड़े डॉक्टर साहब को दिखाइए, वही पक्का बता पाएंगे तथा इसका समुचित उपचार भी करेंगे। मेरे पास इस बीमारी का इलाज, दवा आदि नहीं है। उन दिनों तपेदिक को लाइलाज और प्राणलेवा बीमारी ही समझी जाती थी। डॉक्टर के मुंह से मर्ज का नाम सुनते ही सोमवती रुआंसी हो गई। उसके हाथ पैर थरथराने लगे। जवान लड़के को ऐसी गंभीर बीमारी का होना कोई मामूली बात तो थी नहीं। वह बेटे को लेकर रोती करपती हुई घर लौटी। चंद्रिका प्रसाद की बीमारी का हाल जानकर घर में रोना पीटना मच गया। नीलमणि तो अचेत ही हो गई। यह घटना सोमवती पर दोहरा आघात थी। एक तो जवान लड़का, उसने खाट पकड़ ली, दूसरी ओर बहू का दुख, जिसे दूर करना उसके वश में नहीं था। उन दिनों तपेदिक लगभग लाइलाज और छूत की भी बीमारी समझी जाती थी। लोग बाग इसका नाम सुनते ही थर्रा उठते थे। घर लौटी सोमवती ने चंद्रिका प्रसाद की खटिया पाटी बाहर वाली कोठरी में कर दी, ताकि परिवार के लोग बीमारी से महफूज रह सके। नीलमणि दूर से सावधानी पूर्वक पति की सेवा शुश्रूषा करने लगी। नन्हे श्याम सुंदर को चंद्रिका प्रसाद से दूर रखा जाता। उसे कोठरी के बाहर से ही चंद्रिका प्रसाद को दिन में 4-6 मर्तबा दिखा दिया जाता था। विपत्ति के समय सेठ बनवारी लाल और उनकी पत्नी ने सोमवती को पूरे तनख्वाह के साथ छुट्टी दे दी, ताकि वह अपने बेटे का इलाज बिलासपुर में जाकर करा सके। साथ ही रुपए पैसे की उसे कमी न होने दी। चंद्रिका प्रसाद का इलाज बिलासपुर में होने लगा। वह समय नीलमणि के लिए विपरीत समय था। वह चंदनपुर में रह रही थी और उसका पति बिलासपुर के अस्पताल में टीबी का इलाज करवा रहा था। चूंकि टीबी अर्थात तपेदिक, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, संक्रामक होता है, इसी कारण नीलमणि चंदनपुर में थी। नन्हे श्याम सुंदर की वजह से उसे उसकी सास ने चंद्रिका प्रसाद से दूर रखा था। वह आशा निराशा के भंवरों में फंसी, कभी डूबती तो कभी उतराती। उसने न जाने कितने देवी देवताओं, व्रत उपवासों तथा पूजा अनुष्ठानों की मनौतियां मान रखी थी कि उसका पति स्वस्थ होकर सकुशल घर लौटे तो वो ये करेगी और वह करेगी। अब इधर नीलमणि के देवर ललिता प्रसाद, कहने को तो श्रीमान विद्यार्थी थे, 2 बार कक्षा 11वीं की परीक्षा दे चुके थे। इतिहास और भूगोल को जैसे इनसे कोई दुश्मनी थी। मुख्य परीक्षा में यही 2 विषय इन्हें धोखा दे जाते थे। पूरक परीक्षा का परिणाम भी निराशाजनक ही रहा था। सोमवती इन्हें यजमानों के कार्य में चंद्रिका प्रसाद का हाथ बटाने को कहती तो ये जनाब दसियों बहाने बनाकर माँ का मुख बंद कर देते। भाई की बीमारी के दौरान भी इन्होंने यजमानी के कार्य, कथा पूजा आदि से जहाँ तक बना परहेज किया था। लगातार 2 साल फेल होने के कारण उसे विद्यालय से निकाला जाना तय था। ललिता प्रसाद के रोने धोने तथा अनुनय विनय करने पर उसे एक और मौका मिला था, जिसका नतीजा भी पहले जैसा ही रहा। मनुष्य के पुत्र को जीविकोपार्जन हेतु कोई न कोई काम तो करना ही पड़ता है, यही दुनिया की रीति है। ललिता प्रसाद को पैसा कमाने के साथ ही प्रसिद्ध होने का भी शौक था। इसके लिए उसने शॉर्टकट अर्थात छोटा रास्ता चुना था। उसने बाजार से 30 दिनों में ज्योतिष सीखे, रत्न ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान जैसी पुस्तकें खरीदे और मकान के बाहरी दीवार पर पंडित ललिता प्रसाद पांडे, ज्योतिष व हस्तरेखा विज्ञानी, मुक्काम पोस्ट चंदनपुर, ऐसा बोर्ड बनाकर टांग दिया। इस तरह उसने रोजी रोटी कमाने की दिशा में पहला कदम रखा। नीलमणि उससे ठट्ठा करती कि ज्योतिषी महाराज, जरा विचार करके बताओ तो कि अपनी गाय बछिया जनेगी या फिर बछड़ा। भविष्यवाणी सही निकली तो पूरे 5.25 रुपए दक्षिणा दूंगी और मनपसंद पकवान भी जिमाऊंगी। अब ललिता प्रसाद भला क्या जवाब देता। यजमानों के लिए था ज्योतिषी वह यजमानों के लिए था, भाभी के लिए तो वह देवर ही था। यदा कदा कोई अनजान यजमान हाथ दिखाने या फिर जन्म कुंडली बनवाने के इरादे से आता भी तो वह ललिता प्रसाद को देखकर चौंक जाता। उसके बिदकने का कारण ज्योतिषी महाराज की अवस्था थी।
यजमान यो ये सोचकर खिसक जाता कि ये बच्चा भला उसका भविष्य क्या बताएगा। ज्योतिषी महाराज का नाम बड़ा प्रभावशाली था, किंतु उनका व्यक्तित्व तथा अवस्था यजमानों को प्रभावित करने लायक थी नहीं। यदा कदा कोई यजमान विश्वास करके ठहरता तो पंडित ललिता प्रसाद जी उनके बारे में इतनी बातें बतलाते कि उनमें से 5-7 तो सही निकलना ही निकलना होती थी। इस तरह कभी कभी तुक्का मार काम कर जाने पर ₹1-2 की कमाई भी हो जाती। ललिता प्रसाद बाहर बरामदे में बैठकर यजमानों की प्रतीक्षा में पोथी पत्रे के पन्ने उलट पुलट किया करता रहता। इससे कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखा तो उसने पुस्तकों को लाल कपड़े में बांधकर संदूक के हवाले कर दिया। इसके बाद उसने स्वयं को यार दोस्तों का नियमित हालचाल लेने के जरूरी काम में झोंक दिया। अर्थात ललिता प्रसाद का ज़्यादा समय यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने और गप्पे लड़ाने में बीतने लगा। सोमवती का मकान चंदनपुर बस स्टैंड के करीब था। बाईं ओर चटियल मैदान, जहां मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे, उससे आगे बस स्टैंड था। मकान के ठीक सामने, किंतु सड़क के उस पार, थोड़े से रिहायशी मकान तथा कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पलों, दर्जी तथा फल फूल की दुकानें थी। मकान के ठीक दाएं बाजू में सेवक राम दरश राम नामक किराने की बड़ी सी दुकान थी। इसी दुकान के कारण ललिता प्रसाद की दुकान नाम मात्र की दुकान होकर रह गई थी। सेवक राम दरश में से सेवक राम बेहद रसिक मिजाज था। उसे रुपए पैसे की कोई कमी तो थी ही नहीं थी। वह रुपए पैसे के बल पर जो चाहे जिसे चाहे उसे हासिल कर सकता था। रुपए में वो ताकत होती है जो आदमी के हर ऐब अवगुण को दबा देता है और उसके चरित्र पर किसी तरह का दाग भी नहीं लगने देता। ऐसी उसकी सोच थी। वो खूब बन ठन कर रहता था और जहाँ भी उसे अपने मतलब की चिड़िया नजर आती वो उसे दाना चुगाने से बाज न आता। हालांकि वह नाती पोते वाला हो चुका था, फिर भी उसके चाल चलन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा था। नीलमणि जब से बहाकर उसके पड़ोस में आई थी, तब से वह उसकी नज़रों में चुभ रही थी। वह उसके ऊपर बुरी तरह रिझा हुआ था। वह उसे ताकने तथा उससे बातचीत करने का कोई मौका छोड़ता न था। यह तो सोमवती के दबंग स्वभाव की वजह थी कि वह लंपट काफी समय तक खामोश रहा। उसने अपनी चालबाजियां उस पर आजमाई नहीं, तो उसका कारण यही था कि नीलमणि उसकी बेजा हरकतों की शिकायत सोमवती से न कर दे। इस बात का उसे डर था। उसे मालूम था कि यदि वह अनुचित हरकत करते पकड़ा गया तो सोमवती उसे हरगिज नहीं छोड़ेगी, उल्टे उसे कच्चा चबा जाएगी। यही डर था जो उसे नीलमणि से दूर रखे हुए था, वरना वह तब तक अपनी समझ में किला फतह कर चुका होता। जब दैव विपरीत हुआ और नीलमणि को घर में लगभग अकेले रहना पड़ा, तब जाकर सेवक राम को अपना मनोरथ सिद्ध करने का अवसर मिल गया। कोई नवयुवती किसी नाती पोते वाले वृद्धत्व की ओर तेजी से अग्रसर अधेड़ आदमी को पुरुष भाव से नहीं देखती। वह उसे पिता, चाचा अथवा बाबा के भाव से ही देखती है तथा यही अपेक्षा करती है कि वह भी उसे पुत्री, भतीजी अथवा पोती के भाव से ही देखे तथा उसी के अनुरूप व्यवहार भी करे। नीलमणि सेवकराम के ऐन पड़ोस में रहती थी, अतः उनमें परस्पर पड़ोसी जैसा ही संबंध था। आमना सामना होने पर यदि सेवकराम उससे कभी कुछ सवाल करता या पूछता तो वह शालीनता पूर्वक उसका उत्तर देती। बुजुर्ग पड़ोसी होने के कारण वह उसे चचिया ससुर जैसा सम्मान दिया करती थी। सेवकराम के मन में कोई खोट है या उसके भीतर कोई दूसरी खिचड़ी पक रही है, यह उसे तब मालूम हुआ जब चंद्रिका प्रसाद बीमार हो गया और सेवकराम ने उसे अपना असली रूप दिखा दिया। यह देखने में आता है कि बीमारी छोटी हो या बड़ी, रोगी के बदन तथा हौसले को तोड़ मरोड़ देती है, साथ ही उसके परिवार की आर्थिक दशा को भी तार तार कर देती है। नीलमणि का घर परिवार इसका अपवाद नहीं था। उसकी सास और पति को बिलासपुर के अस्पताल में लंबी अवधि तक रहना पड़ा था, अतः उनके ठहरने, खाने, दवा दारू का खर्चा परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका था। इधर घर में निकम्मे और लापरवाह देवर का होना इससे भी बड़ी समस्या थी। वह तो सेठ बनवारी लाल की सरहदता थी, जिसके चलते चंद्रिका प्रसाद का समुचित इलाज हो रहा था। नगर के 2-4 धनी माने सज्जनों ने भी गरीब निस्सहाय विधवा ब्राह्मणी की मदद को हाथ बढ़ाया था। इसके अतिरिक्त उनके यजमान त्योहारों तथा खास खास तिथियों को सीधा दे जाते थे। इस तरह गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी।
घर गृहस्थी को सिर्फ रुपए पैसों की ही जरूरत नहीं होती, अपितु अच्छी देखभाल की भी जरूरत होती है। गृहस्थी में कभी कोई चीज की तो कभी किसी दूसरी चीज की कमी होती रहती है। ललिता प्रसाद प्रायः घर से नदारद रहता था। वह भोजन तथा सोने के लिए घर लौटता था। कभी कभी 2-2, 3-3 दिनों तक घर न लौटता। अपने मित्रों के घर पर ही भोजन कर लेता और रात में उधर ही सो रहता। नीलमणि उसकी प्रतीक्षा किया करती रहती। महीना 15 दिन में जब उसकी सास घर लौटती तब वह उन्हें ललिता प्रसाद की दिनचर्या के बारे में बतलाती। सोमवती उसे डांटती डपटती तथा भाभी और भतीजे का ख्याल रखने को कहती तो वह हाँ हूँ कर देता। 2-4 दिन जिम्मेदार बनकर दिखाता, उसके बाद दोबारा उसी राह पर चलता जो उसे पसंद था। जब कभी गृहस्थी में किसी सामान की कमी होती या जरूरत पड़ती तब नीलमणि को विवशता में खरीदारी के लिए दुकान पर जाना पड़ता। चूंकि सेवकराम का दुकान घर के नजदीक ही था, अतः वह वहीं से जरूरत का सामान खरीद लेती। जब सेवकराम दुकान पर होता तो नीलमणि को देखते ही उसकी बांछें खिल जाती। वह नौकरों को किनारे कर स्वयं ही सामान निकालने तौलने का काम करता। वह उससे खूब चिकनी चुपड़ी बातें करता। ये कहता कि उसे जब भी किसी सामान की या रुपए पैसे की भी जरूरत हो तो निसंकोच ले जाया करे। जब हाथ में पैसे आए तब चुका दे। नीलमणि इसे सेवकराम की भलमनसाहत ही समझती। जब भी उसे किसी सामान की आवश्यकता होती वह सेवकराम की दुकान से बतौर उधार ले जाती। यदि नीलमणि 2-4 दिनों तक उसकी दुकान पर न जाती तब वह हालचाल लेने उसके घर आ धमकता और घंटों वहीं जमे रहने का प्रयास करता। चंद्रिका प्रसाद को बीमार हुए लंबा वक्त हो चला था। प्रायः यह देखा गया है कि रोगी की दशा शुरुआत में परिजनों को जितनी भयावह, दुखद और पीड़ादायक मालूम होती है, वह वक्त गुजरने के साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यह मानव स्वभाव है जो परिस्थिति के अनुसार उसे ढाल लेता है। नीलमणि भी इसका अपवाद नहीं थी। पति की बीमारी से वह आगे भी चिंतित और दुखी होती यदि उसे सन्मार्ग से भटकाने के लिए सेवकराम जैसा लीचड़ आदमी न होता। सेवकराम मालदार आदमी था। अपना मतलब पूरा करने के लिए उसने नीलमणि पर खूब धन लुटाया। अभावों में पली बढ़ी नीलमणि को अच्छा खाने पहनने का अवसर मिला तो उसे बहकते देर न लगी। वह युवा थी, साथ ही महीनों से पुरुष संसर्ग से वंचित थी, अतः कदम बहकने वह उतनी कसूरवार नहीं जितना कि सेवकराम था। सेवकराम के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा सबसे बड़ा कसूरवार था तो वह ललिता प्रसाद था, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। यदि वो घर पर रहता तथा सहयोग प्रदान करता तब नीलमणि को बहकने का अवसर ही न मिलता। एकांत में परपुरुष के साथ बैठना उठना किसी स्त्री के लिए कितना घातक होता है, यह नीलमणि के चरित्र से स्पष्ट होता है। लाचार बीमार मनुष्य की ब्याहता स्त्री का, जिसकी अवस्था उसकी छोटी बेटी से भी कम थी, धर्म बिगाड़कर सेवकराम बहुत प्रसन्न हुआ। कामी लंपट पुरुषों को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। दूसरे का धर्म बने बिगड़े, नाम हो बदनाम हो या फिर परिवार टूटे, उन्हें ऐसी बातों की क्या परवाह। नादान नीलमणि भी खुश हुई क्योंकि उसे भी पुरुष संसर्ग की आवश्यकता थी। साथ ही उसे सेवकराम के सदके की वजह से भौतिक सुख साधनों की बिल्कुल भी कमी महसूस न हुई। चंद्रिका प्रसाद को मानो किसी की नजर लग गई थी। एक दफा जो खाट पकड़ी तो दोबारा उठकर खड़ा न हो सका। बिलासपुर में महीनों इलाज चला फिर भी हालत में कोई सुधार न हुआ। वह सूख कर कांटा हो चुका था। जब भी उसे खांसी उठती तो लगातार चलती। बलगम में खून आता। रात को नींद नहीं पर खांसी आती रहती। बुखार हर समय बना रहता। गोली दवाई के असर रहते तक कुशल, बाद में वही ढाक के 3 पात। थक हार कर सोमवती उसे लेकर चंदनपुर वापस आ गई। वह बाहर वाली कोठरी में पड़े पड़े अपने बच्चे खुचे दिन काटने लगा। चंद्रिका प्रसाद पूरे 3 बरस तक बीमार रहने तथा घोर कष्ट सहने के बाद वैकुंठवासी हो गया। पारिवारिक, सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार तथा बाकी की क्रियाएं संपन्न हुई। मेहमानों के लौट जाने के बाद सोमवती ने अपनी बहू से कहा कि बेटी, चंद्रिका तो वैकुंठ धाम चला गया। अब तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, साथ ही तुम्हें श्याम सुंदर के लालन पालन भी करना है। यह सब कैसे करोगी? तुमने कुछ सोचा है? नीलमणि खामोश रही। वो क्या जवाब देती? उसे कुछ सोचता तब तो कोई बात कहती। थोड़ी देर के लिए यह बात जरूर उसके मन में आई
कि क्या सेवक राम सचमुच उसकी और श्याम सुंदर की जिम्मेदारी वहन करेगा, जैसा कि वह उसे जब तक आश्वस्त किया करता है। सोमवती ने उससे आगे कहा कि बेटी, मेरी बूढ़ी हड्डियों का क्या ठिकाना कि कब जवाब दे जाए। मेरे बाद तुम निराधार हो जाओगी। अतः मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम ललिता प्रसाद के साथ ही घर कर लो। हालांकि हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा होता नहीं और ना ही यह धर्म सम्मत है, किंतु तुम्हारी और श्याम सुंदर की भलाई के हिसाब से ऐसा करना अनुचित होते हुए भी उचित है। तुम्हारे लिए तात्कालिक धर्म तो यही है बेटी। अब ललिता प्रसाद तो निठल्लों का सरदार था। उसका ब्याह तय न हो रहा था। इसमें सबसे बड़ा कारण उसका निठल्ला होना ही था। काम धंधा न होने की वजह से कोई पिता उसके साथ अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं था। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से सोमवती की इच्छा थी कि नीलमणि का पुनर्विवाह ललिता प्रसाद के साथ हो जाए। यदि निठल्लेपन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह नीलमणि के लिए उपयुक्त वर था। वह उसका हम उम्र था, जाना तथा परखा हुआ था। रहा प्रश्न कोई कामधंधा का, तो उसने कामधंधा न करने का कोई प्रण तो नहीं किया था। किसी किसी को जिम्मेदारी का भान देर से होता है। ललिता प्रसाद भी शायद इसी श्रेणी का युवक था। नीलमणि अपनी सास की सलाह को जरूर मानती यदि उसके ऊपर सेवक राम के प्रेम का भूत सवार न हुआ होता। उसे सेवक राम ने तरह तरह के सब्ज बाग दिखाया हुआ था। साथ ही वह उसकी प्रेम दीवानी हो रही थी। इसी कारण वह खामोश रही। बार बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। सोमवती ने सोचा कि वह अभी अभी विधवा हुई है। इसी से उसके मन मंदिर में चंद्रिका प्रसाद विराजमान है और इसी के कारण उसे इस समय हाँ कहने में दुविधा हो रही होगी। ये सोचकर सोमवती ने उसके ऊपर तब ज्यादा जोर नहीं दिया। माया में फंसे जीवों की दिनचर्या किसी के आने या जाने से रुकती नहीं। थोड़े समय तक हर्ष शोक करने के बाद जीवन दोबारा पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। सोमवती सुबह से रात तक सेठ बनवारी लाल के घर पर रसोई का काम संभालती। ललिता प्रसाद को यार दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने से फुर्सत न थी। रही नीलमणि, तो उसे अकेलेपन से कोई शिकायत थी ही नहीं। वह सेवक राम की सोहबत से संतुष्ट और प्रसन्न थी। नीलमणि की खुशी को तब ब्रेक लगा जब उसे नए मेहमान के आगमन का आभास हुआ। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और न ही छिपने वाली ही थी। उसने यह खबर सबसे पहले सेवकराम को दिया। सुनकर वह अबाक हो गया, जैसे उसके हाथों के तोते ही उड़ गए। सेवकराम पकी उम्र का बाल बच्चेदार नाती पोते वाला आदमी था। उसे नीलमणि के साथ घर थोड़े ना ही बसाना था। उसने जिस मतलब से उससे नजदीकियां बढ़ाई थी, उसका वह मतलब तो पूरा हो चुका था। नीलमणि की खबर से चिंता उसके सिर पर सवार हो गई। उसने अपने धन रुपए पैसे के बल पर बीसियों का मान भंग किया था, किंतु ऐसी विकट परिस्थिति पहले नहीं आई थी। यदि नीलमणि को गर्भ से छुटकारा नहीं मिला तो उसकी जगहसाई निश्चित थी। उसके चाल चलन के बारे में जो अफवाहें फैली थी वह सत्य प्रमाणित हो जाती। तब बिरादरी और नगर में उसकी जो थुक्का फजीयत होती, उसका कोई सानी न होता। इसलिए उसका चिंतित होना स्वाभाविक भी था। दूसरी ओर नीलमणि उसके भरोसे निश्चिंत थी। सेवकराम अंतरंग पलों में उससे जैसी डींगे हाँकता था, नादान नीलमणि उसे सच माने बैठी थी। उस नादान को तब आदमी की पहचान न थी, केवल भावनाओं के समुद्र में गोते लगाना ही जानती थी। तब वास्तविकता के कठोर धरातल पर उसके कदम नहीं पड़े थे। सेवकराम ने एक दिन उसे 4 पुड़ियां थमाई और आश्वस्त किया कि इन्हें खा लेना, एक पुड़िया सुबह और एक रात को, इससे सब ठीक हो जाएगा। सुनकर नीलमणि को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि सेवकराम ने उससे वादा किया था कि यदि बाल बच्चे होने की स्थिति बनी तो वह उसके साथ ब्याह कर लेगा। उसने उसे अलग मकान लेकर उसमें रखने तथा गुजर बसर के लिए थोड़ी सी खेती और भूमि उसके नाम करने का भी वादा किया हुआ था। नीलमणि और सेवकराम की उम्र में जमीन आसमान जैसा अंतर था। नीलमणि की जवानी तब परवान चढ़ना आरंभ हुई थी, जबकि सेवकराम उम्र के आखिरी पड़ाव पर था। उसका प्रेम भले ही बनावटी तथा मतलब से भरा हुआ था, लेकिन नीलमणि उसे टूटकर चाहती थी। इसी वजह से उसने ललिता प्रसाद के साथ दूसरी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो मित्रों, आप सुन रहे थे नीलमणि इस कहानी का प्रथम हिस्सा।
कहानी 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। अगला हिस्सा अंतिम हिस्सा होगा। नीलमणि ने क्या किया? क्या उन पूड़ियों को उसने खाया या नहीं खाया? उसने क्या ललिता प्रसाद से शादी कर ली? यह सब जानने के लिए अगला हिस्सा ज़रूर सुनिएगा। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी। कमेंट करके भी बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही कहानी के दूसरे हिस्से के साथ। तब तक विदा। आपका दिन